छत पर शाम की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में ठंडक नहीं बल्कि डर घुला हुआ था। और उसी डर के बीच करण सीढ़ियां चढ़ रहा था, हर कदम जैसे उससे पूछ रहा हो कि क्या वो ऊपर जाना चाहता है या फिर नीचे लौटकर अपनी किस्मत से भाग जाना चाहता है। क्योंकि ऊपर खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वो उस घर की मालकिन की बेटी थी। और करण उस घर में सिर्फ एक नौकर था, एक ऐसा नौकर जिसके पास सच के अलावा कुछ भी नहीं था। रिया छत की रेलिंग के पास खड़ी थी। उसने पलट कर भी नहीं देखा। नीचे सड़क की लाइट्स जल चुकी थी और उसी रोशनी में उसका चेहरा आधा उजाला और आधा अंधेरे में था। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने बिना देखे बहुत धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में पूछा, तुम मुझसे इतनी दूरी क्यों रखते हो करण? करण का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी आंखें झुक गई, होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज एक शब्द भी गलत निकल गया तो उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। वो बस इतना ही सोच पा रहा था कि वो यहां एक नौकर है और ये बात भूलना उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। रिया ने इस बार पलटकर उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गई। उसकी आवाज अब शिकायत से भरी थी, मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूं, फिर तुम ऐसे क्यों डरते हो? करण एक कदम पीछे हट गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को समेटते हुए कहा, मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। और ये कहते हुए उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि वो इतनी हिम्मत कैसे जुटा पा रहा है। रिया का चेहरा बदल गया, मासूमियत गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ जिद थी, गहरी और खतरनाक जिद। उसने तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, इसमें गलत क्या है? करण के मुंह से बस एक ही बात निकली, सब कुछ गलत है। और उसी पल उसे समझ आ गया कि अब ये सिर्फ एक बातचीत नहीं रही, ये एक जाल बन चुका है। उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। रिया अब इशारों में बात नहीं करती थी, वो जो चाहती थी साफ शब्दों में कहती थी। और करण हर बार मना करता रहा, लेकिन हर मना करने के साथ उसका डर और गहरा होता गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर कभी आरोप लगा तो सच कोई नहीं सुनेगा, सिर्फ उसका ओहदा देखा जाएगा। एक रात रिया ने आखिरी बात कही। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस पूरा भरोसा था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ ऐसा कह दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। और करण समझ गया कि यह धमकी नहीं, एक ऐलान था। उस रात करण सो नहीं पाया। कभी खिड़की के पास बैठा रहा, कभी बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। भाग जाना आसान था, लेकिन भागकर वो जिंदगी भर डर में जीता। झुक जाना भी आसान था, लेकिन फिर वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। और तभी सुबह होने से पहले उसके अंदर एक फैसला जन्म ले चुका था कि वो सच बोलेगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। सुबह होते ही वो सीधे घर की मालकिन सुलोचना देवी के कमरे के बाहर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खटखटाने से पहले उसने आंखें बंद की, जैसे भगवान से नहीं बल्कि खुद से ताकत मांग रहा हो। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। और उसी एक शब्द ने करण की पूरी हिम्मत को दांव पर लगा दिया। कमरे में घुसते ही उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए, गला सूख गया और बिना कुछ कहे वो अचानक सुलोचना देवी के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मालकिन, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं अब सच छुपा भी नहीं सकता। सुलोचना देवी चौंक गई। उन्होंने तुरंत उसे उठाया। उसकी हालत देखकर उनकी आवाज सख्त नहीं बल्कि स्थिर थी। डरो मत, पहले उठो और जो भी है साफ साफ कहो। और फिर करण ने सब कुछ बता दिया, एक भी बात छुपाए बिना, एक भी इल्जाम लगाए बिना। उसने बस यही कहा कि वो हर बार मना करता रहा और हर दिन डरता रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे। कुछ देर बाद सुलोचना देवी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही किया। अगर आज चुप रहते तो सबसे बड़ा गलत होता। और उस एक वाक्य ने करण को पहली बार जिंदगी में थोड़ा सा सुकून दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सच बोलने की कीमत कितनी भारी होने वाली है, क्योंकि जिस घर को वो अब तक सुरक्षित समझ रहा था,
वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे कठिन सफर शुरू होने वाला था। करण को लगा था कि सच बोलने के बाद शायद सब आसान हो जाएगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि सच बोलना सिर्फ शुरुआत होती है। असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जिस घर में अब तक अनुशासन था, नियम थे और खामोशी थी, उसी घर के अंदर अब एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ रहा था। सुलोचना देवी ने उस दिन रिया को ऊपर से बिल्कुल सामान्य दिखने दिया। किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि घर के अंदर क्या हुआ है। बाहर से सब वैसा ही था। नौकर अपने काम में लगे थे, ड्राइवर गाड़ी साफ कर रहा था और घर के मालिक विनोद माथुर अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन सुलोचना देवी के कमरे के अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। उन्होंने रिया को सामने बिठाया। कोई चीख नहीं, कोई तमाशा नहीं, बस सीधी और ठंडी बात, जो तुम कर रही हो वो गलत है, और अगर ये दोबारा हुआ तो मैं इसे सिर्फ घर की बात नहीं रहने दूंगी। रिया पहली बार चुप थी, आंखें झुकी हुई थी, लेकिन उस झुकाव में शर्म कम और गुस्सा ज्यादा था। जैसे उसे लग रहा हो कि उससे उसका हक छीना जा रहा है। करण को कुछ दिनों तक सब सामान्य सा लगा, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था, क्योंकि उसके भीतर हर पल एक डर पल रहा था। वो हर आवाज पर चौंक जाता, हर कदम फूंक फूंक कर रखता। उसे लगने लगा था कि अब उसका उस घर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि सच बोलने के बाद भी ताकत उसी के पास थी जिसके पास नाम और पैसा था। कुछ हफ्तों बाद करण ने खुद ही सुलोचना देवी से बात की। उसने बहुत शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, मालकिन, मैं अब यहां काम नहीं करना चाहता, मुझे कहीं और जाना है। सुलोचना देवी ने उसकी आंखों में देखा। शायद वो सब समझ चुकी थी। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना कहा, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो जाओ और अपना ख्याल रखना। उस दिन करण ने वो घर छोड़ दिया, वही घर जहां उसने पहली बार बड़े शहर का सपना देखा था, और वही घर जहां उसने पहली बार ये सीखा था कि सच बोलना कितना भारी हो सकता है। वो चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद भी उस घर में शांति नहीं आई। समय बीतता गया। बड़ी बेटी अनाया पढ़ाई के लिए विदेश चली गई और रिया घर में अकेली रह गई। बाहर से आजादी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। विनोद माथुर की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई, और उसी दिन सुलोचना देवी जैसे अंदर से खाली हो गई। घर में लोग थे, रिश्तेदार थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था, और इसी सन्नाटे के बीच रिया और ज्यादा अकेली हो गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी गलत संगत की तरफ फिसलने लगी। पहले देर रात की पार्टियां, फिर शराब, और फिर वही शराब उसकी जरूरत बन गई। सुलोचना देवी ने बहुत कोशिश की, डॉक्टर बदले, इलाज करवाया, समझाया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन हर बार हालात और बिगड़ते चले गए। एक दिन उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, मेरे पास पैसा है, लेकिन अब ताकत नहीं बची। और उसी दिन उनके दिमाग में एक नाम फिर से उभरा, करण। कई महीनों बाद करण को बुलावा भेजा गया, और वो ये जानते हुए भी कि वो जिस घर में लौट रहा है वहां पुराने साए अब भी मौजूद हैं। फिर भी बिना सवाल किए उस दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि ये वही घर नहीं रहा। दीवारें वही थी, लेकिन हवा बदल चुकी थी। वहां अब अनुशासन नहीं बल्कि डर और थकान थी। जब उसने रिया को उस कमरे में देखा तो उसकी सांस रुक गई। वही लड़की जो कभी जिद से भरी थी, अब बिखरी हुई थी, आंखें लाल, शरीर कमजोर और आवाज में बेतहाशा घबराहट। वो चीख रही थी, रो रही थी, खुद पर काबू नहीं था। और करण को पहली बार एहसास हुआ कि हालात कितनी दूर निकल चुके हैं। दरवाजा बंद हुआ। बाहर आकर सुलोचना देवी दीवार से टिक गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती। मैं थक गई हूं करण, मुझे डर लगता है कि कहीं ये लड़की मेरी आंखों के सामने ही खत्म न हो जाए। और करण पहली बार किसी जवाब के बिना बस चुप खड़ा रहा। उसी दिन फैसला हुआ कि इलाज देश से बाहर होगा, और कुछ ही दिनों में सुलोचना देवी, अनाया, रिया और करण चारों विदेश के लिए रवाना हो गए।
जहां रिया को एक विशेष उपचार केंद्र में भर्ती किया गया। पहले दिन वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, सबको दोष देती रही। लेकिन करण हर दिन वहां जाता, कुछ नहीं कहता, बस उसकी मौजूदगी से एक भरोसा बना रहता। हफ्ते बीते, इलाज कठिन था। कभी रिया संभलती, कभी फिर टूट जाती, लेकिन एक बात साफ थी कि करण की मौजूदगी में वह थोड़ा स्थिर रहती थी। डॉक्टरों ने भी ये बात नोट की और कहा कि उसके लिए भरोसे का एक चेहरा बहुत जरूरी है। 4 महीने बाद रिया की आंखों में होश लौटने लगा। वो अब चिल्लाती नहीं थी, बात करती थी। और एक दिन उसने करण से पूछा, तुम अभी यहां क्यों हो? और करण ने जो जवाब दिया वही इस कहानी को एक नई दिशा देने वाला था। रिया ने जब करण से वो सवाल पूछा था कि तुम अभी यहां क्यों हो, तो वो सवाल सिर्फ शब्दों का नहीं था। उसमें उसका डर, उसका पछतावा और वो खालीपन छुपा था जो नशे से भी नहीं भर पाया था। और करण ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत साधारण लेकिन भारी आवाज में कहा था, क्योंकि तुम्हें इस वक्त अकेला छोड़ देना सबसे बड़ी बेरमी होती। और उस एक जवाब ने रिया के भीतर कुछ तोड़ दिया। शायद वही जिद, वही घमंड, वही ये सोच कि दुनिया उसे कुछ भी किए बिना माफ कर देगी। उस दिन रिया बहुत देर तक चुप रही। उसने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं किया, बस खिड़की से बाहर बर्फ से ढके पहाड़ों को देखती रही। और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बिना शोर के गिरे। न कोई चीख, न कोई इल्जाम, बस एक थकी हुई लड़की जो खुद से हार चुकी थी। इलाज का सफर आसान नहीं था। कई बार रिया संभलती, हंसती, ठीक लगती और अगले ही दिन फिर टूट जाती। कई बार वो करण से बेवजह नाराज हो जाती। कई बार उसे अपने अतीत की यादें घेर लेती। लेकिन करण हर हाल में एक ही जगह खड़ा रहा, न ज्यादा करीब, न दूर, बस उतना जितना जरूरी था। क्योंकि वो जानता था कि एक भी गलत कदम सब कुछ फिर से बर्बाद कर सकता है। धीरे धीरे रिया ने बोलना शुरू किया, अपने डर, अपनी गलतियों और उस खालीपन के बारे में जिसने उसे नशे की तरफ धकेला था। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसने करण को पसंद नहीं, बल्कि उस पर अपना अधिकार समझ लिया था। और जब उसने वो बात कही तो उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि सच बोलना हमेशा सबसे मुश्किल होता है। करण ने उसे टोका नहीं, समझाया नहीं, बस सुना। और कभी कभी इतना ही किसी इंसान को बचाने के लिए काफी होता है, क्योंकि हर जख्म को सलाह नहीं, सहारा चाहिए होता है। 4 महीने पूरे होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब रिया को केंद्र से बाहर रखा जा सकता है, लेकिन पूरी निगरानी जरूरी होगी। सुलोचना देवी और अनाया भारत लौट गई और रिया को कुछ समय के लिए करण के साथ पास के होटल में रखा गया। जिम्मेदारी पूरी तरह करण पर थी और इस बार ये जिम्मेदारी नौकर की नहीं, एक इंसान की थी। अब हालात बदल चुके थे। रिया पहले जैसी जिद्दी नहीं रही थी। वो करण से बात करती, पुराने दिनों को याद करती और कई बार बिना किसी बहाने के माफी भी मांगती। और हर बार करण बहुत साफ शब्दों में कहता कि माफी तभी मायने रखती है जब इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार हो। दिन बीतते गए, रिया का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होता गया। वो बाहर घूमने लगी, झील के किनारे बैठकर देर तक खामोशी में डूबी रहती। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने नशे से दूरी बनाए रखी, क्योंकि अब उसे भागने के लिए नहीं, जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी। एक शाम झील के किनारे बैठे हुए जब आसमान हल्का गुलाबी हो रहा था, रिया ने अचानक बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुमने उस वक्त मुझे क्यों ठुकराया था? करण ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि उस वक्त वो प्यार नहीं था, वो जिद थी। और ये जवाब रिया के लिए किसी सजा से कम नहीं था। रिया देर तक चुप रही, फिर बोली, और अब? और उस एक शब्द में उसकी पूरी उम्मीद सिमटी हुई थी। करण ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो खुद भी इस सवाल से डर रहा था। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि हालात अब डर या मजबूरी से नहीं चल रहे, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। कुछ दिनों बाद सुलोचना देवी और अनाया वापस आई। उन्होंने रिया को देखा तो उनकी आंखों में राहत थी। वो पहले से शांत थी, जिम्मेदार थी और सबसे जरूरी बात,
जिंदा लग रही थी। सुलोचना देवी ने पहली बार खुलकर सांस ली। भारत लौटने के बाद कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा और फिर एक दिन सुलोचना देवी ने करण को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में कोई दबाव नहीं था, बस साफ शब्द थे। जो कुछ भी हुआ उसमें तुमने हर बार सही किया। अगर अब भी तुम इस लड़की का हाथ थामना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। करण स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां उसे डर नहीं बल्कि बराबरी चुननी होगी। उसने उस रात बहुत सोचा। अपनी हैसियत, अपना अतीत और आने वाला कल सब उसके सामने था। लेकिन उसे यह भी दिख रहा था कि रिया अब सहारे की नहीं, साथ की तलाश में है। अगली सुबह वो सुलोचना देवी के सामने खड़ा हुआ, इस बार बिना झुके, और कहा, अगर यह रिश्ता बराबरी का होगा तो मैं तैयार हूं। और उस पल कहानी ने एक नई दिशा पकड़ ली। सुलोचना देवी ने करण की बात सुनकर कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर न हैरानी थी और न खुशी, बल्कि वो सुकून था जो बहुत लंबी थकान के बाद मिलता है। उन्होंने करण की तरफ देखा जैसे पहली बार किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी बराबर को देख रही हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बस इतना कहा, अगर फैसला सोच समझ कर लिया है तो पीछे मत हटना। और उसी पल करण को एहसास हुआ कि जिंदगी ने उसे पहली बार मजबूरी से नहीं, भरोसे से चुना है। जब ये बात रिया को बताई गई तो वो कुछ देर तक बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं थे। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम सच में ये चाहते हो या सिर्फ मेरी हालत देखकर? और करण ने बिना रुके जवाब दिया, अगर सिर्फ हालत होती तो मैं यहां तक कभी नहीं आता। रिया ने इसके बाद कोई सवाल नहीं किया। उसने बस सिर झुका लिया। उस झुके हुए सिर में उसका पूरा अतीत भी था और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। शादी का फैसला अचानक नहीं लिया गया। सुलोचना देवी ने साफ कहा कि यह रिश्ता जल्दबाजी में नहीं होगा। रिया का इलाज पूरी तरह पूरा होना जरूरी था और करण को भी अपने परिवार से बात करनी थी। करण गांव गया, वही गांव जहां कभी वो डर के साथ जीता था। इस बार वो बिना झुके, बिना भागे, सीधा खड़ा होकर अपनी मां के सामने बैठा और सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी मां ने बहुत देर तक सुना, बीच में टोका नहीं, सवाल नहीं किए, और फिर बस इतना कहा, अगर लड़की ने बुरा समय देखा है तो उसे सहारा देना गलत नहीं। गलत तब होता है जब इंसान सच से भागता है। और उस एक वाक्य ने करण के भीतर बचा हुआ आखिरी डर भी खत्म कर दिया। दिल्ली में अनाया भी लौट आई थी। उसने रिया को देखा। अब वो वही लड़की नहीं थी जो कभी जिद और घमंड में जीती थी। वो शांत थी, जिम्मेदार थी और अपने अंधेरे को स्वीकार कर चुकी थी। अनाया ने करण से अलग से बात की और सीधा सवाल पूछा, क्या कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पर एहसान किया गया है? करण ने बिना सोचे जवाब दिया, जिस दिन ऐसा लगा उस दिन यह रिश्ता खुद टूट जाएगा। और अनाया मुस्कुरा दी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यह फैसला किसी कमजोर इंसान का नहीं है। शादी बहुत सादगी से हुई, न कोई दिखावा, न शोर, न लंबी रस्में, बस कुछ अपने लोग और बहुत कम शब्द। रिया ने हल्के रंग का कपड़ा पहना था। उसके चेहरे पर चमक थी, लेकिन वो पुरानी रिया की चमक नहीं थी, ये शांति की चमक थी। और जब करण ने उसका हाथ थामा तो दोनों जानते थे कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा, लेकिन सच्चा जरूर होगा। शादी के बाद जिंदगी धीरे धीरे अपनी लय में आने लगी। रिया ने अपने इलाज के अनुभव को छुपाया नहीं। उसने पढ़ाई पूरी की और फिर एक दवा कंपनी से जुड़ गई, जहां वो नशे से जुड़ी दवाओं और इलाज पर काम करने लगी। उसने कहा, अगर मैं अंधेरे से निकल सकती हूं तो शायद किसी और के लिए भी रास्ता बन सके। और करण ने कभी उसे रोका नहीं। करण ने भी खुद को बदला। उसने सिर्फ जिम्मेदारी उठाना नहीं सीखा, बल्कि उसे समझा, जमीन के काग संभाले, निवेश सीखे और धीरे धीरे वो इंसान बना जो सिर्फ नाम से नहीं, कर्म से घर संभालता है। सुलोचना देवी पीछे हटकर ये सब देखती रहीं। अब वो रोज डर में नहीं जीती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में अब कोई है जो सच में संभालने वाला है। समय बीतता गया, 5 साल निकल गए। रिया और करण के 2 बच्चे हुए। घर में फिर से हंसी लौटी,
लेकिन ये हंसी नकली नहीं थी। ये उस सन्नाटे के बाद आई थी जिसने सबको बहुत कुछ सिखाया था। सुलोचना देवी बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। उन्होंने कॉलेज से रिटायरमेंट ले लिया था और अब उनका दिन किताबों, बच्चों और शांति में बीतता था। कभी कभी रिया अकेले बैठकर अपने बीते समय को याद करती, उसे सोचकर सिहरन होती कि कैसे एक जिद उसकी जिंदगी को खाई के किनारे ले आई थी। और कभी कभी करण भी सोचता कि अगर उसने उस दिन सच न बोला होता तो आज वो कहाँ होता। दोनों जानते थे कि उनकी कहानी किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों से बनी है। एक शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा था, सुलोचना देवी ने अचानक कहा, जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है। रिया ने पूछा, क्या? और उन्होंने जवाब दिया, पैसा, नाम और रुतबा किसी इंसान को नहीं बचा सकता अगर उसके पास सही इंसान न हो। करण ने बच्चों की तरफ देखा और उसे लगा कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमाई है, एक ऐसी जिंदगी जहां न डर है, न झूठ और न कोई दबा हुआ सच। दोस्तों, वक्त बहुत ताकतवर होता है। वही वक्त जो किसी को तोड़ देता है, किसी को बना भी देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसान उस वक्त में क्या चुनता है, डर या सच, क्योंकि सच अक्सर भारी पड़ता है, लेकिन वही इंसान को बचाता भी है। अब सवाल आपसे है, अगर आप करण की जगह होते तो क्या आप सच बोलने की हिम्मत कर पाते जब सामने ताकत, नाम और डर खड़ा हो? और अगर आप रिया की जगह होते तो क्या आप अपनी गलती मानकर जिंदगी को दोबारा शुरू कर पाते? कमेंट में दिल से अपनी राय लिखिए, क्योंकि कभी कभी आपकी एक लाइन किसी और को सच चुनने की ताकत दे सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK झा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।